नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत दौरे पर। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। ममता बनर्जी की इस्तीफा न देने की हठधर्मी की चौतरफा निंदा। भाजपा ने कहा, संविधान में सभी विकल्प मौजूद, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। जहर की फैक्ट्री चलाने वालों का पर्दाफाश। एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। बायो टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज को फिर से खोलने का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान के साथ समझौते की दिशा में हुई प्रगति के बाद लिया फैसला। कहा, नाकाबंदी रहेगी जारी। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन। महिला मुक्केबाजों ने पहले ही दिन 5 शानदार जीत दर्ज की। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति तो लाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और वियतनाम अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को वियतनाम के राष्ट्रपति बौद्ध गया गए थे और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने वियतनामी मठ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। और 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र का एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है, जनादेश से बड़ा कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, जहां भाजपा की प्रचंड जीत ने वर्षों से कायम सत्ता के किले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन करारी हार के बावजूद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब नई जिद पर अड़े हैं और वो है सीएम पद से इस्तीफा न देने की। लोगों की निगाहें अब आगे की पॉलिटिकल ड्रामे के साथ ही बंगाल में बनने जा रही नई सरकार और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर टिकी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक और सीट पर जीत के साथ उसकी कुल सीटों की संख्या 207 हो गई है। रिकाउंटिंग में न्यू टाउन सीट पर बीजेपी ने 314 वोटों से जीत दर्ज की है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनाधार ही सर्वोपरि होता है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो भाजपा की एक तरफा जीत ने टीएमसी के दशकों के किले को ढहाकर राज्य में डबल इंजन सरकार को मजबूती देकर विकास की पटरी पर लौटाने का काम किया है। अब सभी की निगाहें बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर है, जिसके लिए 9 मई की तारीख की घोषणा की गई है। सरकार गठन को लेकर तेज हलचल के बीच भाजपा संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल बीजेपी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भाजपा का खेमा जीत के जश्न में डूबा है। पार्टी नेता इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताते हैं। ये देश का जीत है, लोकतंत्र मजबूत हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियर संदेश दे चुका है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। इतना बड़ा जीत पश्चिम बंगाल में पूरा नरेंद्र मोदी जी का जीत है, जनता का जीत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्रियों का चुनाव हारना साफ दिखाता है कि बंगाल के लोगों ने टीएमसी सरकार को सिरे से नकार दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने
भाजपा की भारी जीत को अनैतिक करार दिया और जिद पर अड़ते हुए इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। যদি কেউ মনে করেন যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. वहीं भाजपा ममता बनर्जी के बयानों को तर्कहीन बता रही है। ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि सभी नियमों का पालन करते हुए मतगणना निष्पक्ष तरीके से संपन्न की गई और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है। डीईओ कोलकाता साउथ की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मतगणना की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी उचित प्रक्रियाओं, नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई। सीसीटीवी कभी भी बंद नहीं किया गया था और एआईटीसी उम्मीदवार तथा माननीय मुख्यमंत्री के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की कोई भी घटना पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। সেগুলো তো কোনো কমপ্লেন্ট আসেনি আমাদের কাছে, যে মার খেয়েছে ও কমপ্লেন্ট করতে পারে, যেটা আছে কমপ্লেন্ট হতো তো এফআইআর থাকতো। আমি ডিও সঙ্গে কথা করলাম, ওখানে কিছু অন্য লোক ছিল, নোবডি হ্যাজ কোঅপারেটেড দিস। জিনিস আমি কিছু বলতে পারবো না, উনি আছেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার, উনি যেটা আছে আইন টাইন জানেন, এতবার উনি তো এমপি ছিলেন, ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন, সব ছিলেন। আমার বলা কিছু শোভা দিচ্ছে না। देश संविधान जो है सुप्रीम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले गए थे। दोनों चरणों में राज्य में जमकर वोटिंग हुई थी, जो कि देश में किसी भी राज्य में मतदान का नया रिकॉर्ड रहा। हालांकि चुनाव परिणामों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की भारी हार प्रबल सत्ता विरोधी लहर और अलोकप्रियता को दर्शाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 35 मंत्रियों में से 22 को पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे में जनाधार को अस्वीकार करती निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आगे की राह और जटिल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में आए जनादेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कुछ भी कमेंट करने से इनकार करते हुए कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है, जो कुछ भी होगा संविधान के दायरे में ही होगा। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते। संविधान में प्रावधान है और जो कुछ है संविधान में है। सर्वोच्च स्थान पर संविधान है, तो जो कुछ होगा संविधान के दायरे से ही होगा। और तमिलनाडु की सियासत में इस बार एक नया अध्याय खुलता नजर आ रहा है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। जनादेश के बाद अब नजरें सरकार गठन के कवायद और सत्ता के नए चेहरे पर टिकी हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायक चेन्नई के पास पेन्यूयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में एकत्र हुए और विजय को औपचारिक रूप से अपना विधायक दल का नेता चुना। बैठक में पहली बार निर्वाचित हुए पार्टी सदस्य उत्साहित और जोश से भरे नजर आए। विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही यह लगभग तय माना जा रहा है कि विजय ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उधर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने का अनुरोध किया। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की हार के बाद स्टालिन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी टीवीके ने 108 सीटों पर
जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। वहीं द्रमुक गठबंधन इस चुनाव में केवल 59 सीटों पर सिमट गया और अब उसे विपक्ष में बैठना होगा। दूसरी ओर अन्ना द्रमुक ने 47 सीटें जीत तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य में अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके को सरकार बनाने का पहला अवसर मिल सकता है। हालांकि बहुमत से दूर होने के कारण उसे समर्थन की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के अलग अलग हिस्सों से आए चुनावी नतीजों के बाद अब सत्ता गठन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पुदुचेरी से लेकर असम और केरल तक जनादेश ने नई राजनीतिक तस्वीर गढ़ दी है। कहीं एनडीए बहुमत के साथ वापसी कर रहा है तो कहीं सत्ता परिवर्तन ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें नई सरकारों के गठन और अगले नेतृत्व पर टिकी हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में एनडीए को दोबारा बहुमत मिलने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक निर्मल कुमार सुराना की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान गृह और खेल मंत्री ए नमसिवियन को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। पुडुचेरी में एनडीए सहयोगी दल एआईएनआरसी ने 12 सीट और भाजपा ने 4, अन्ना द्रमुक और एलजेके ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 सीटें जीती हैं, जिसमें कांग्रेस ने 1 और द्रमुक 5 सीटों पर विजयी हुई है। तमिलनाडु में भारी जीत हासिल करने वाली टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 2 सीट जीती हैं। एनवाईएमके ने 1 सीट और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी विजयी हुए हैं। वहीं असम विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। गुवाहाटी में भाजपा राज्य मुख्यालय में घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी हुआ। आसाम के जनता का जो आशाएं है, अपेक्षाएं है, उसको हम एक एक करके जो हमने उनको प्रोमिसेस किया है, जो संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है, मैनिफेस्टो के हर एक विषय प्रायोरिटी के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्टी ने असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा ने जीत के लिए असम वासियों को धन्यवाद किया है, तो वहीं करारी हार के बाद कांग्रेस आत्ममंथन की बात कर रही है। मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा। कुछ दिन बाद हम अपने सारे कैंडिडेट्स और विनिंग कैंडिडेट्स को गुवाहाटी में बुलाएंगे, उनके साथ हमारी बैठक होगी। असम में भाजपा को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिला है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 10-10 सीटें मिली हैं। अन्य दलों में एआईयूडीएफ और रायजोड़ दल ने 2-2 सीटें जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरल में भी यूडीएफ को मिली बहुमत के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित कराएंगे और यूडीएफ की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। We will conduct the meeting only after the decision of the AICC. We will give the date and we will organize the meeting of UDF. Then we will decide. केरल विधानसभा की 140 सीट में से यूडीएफ ने 102 सीट जीती हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत एलडीएफ को महज 35 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें जीती। वोट शेयर के मामले में सुधार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन का वोट शेयर घटकर 12.51 रह गया था, जो चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 30 लाख से कुछ ज्यादा वोटों के बराबर है।
केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी विधायक वी मुरलीधरन ने कहा कि ये सीपीआई-एम के अहंकार का जवाब है। फिलहाल पिनराई विजयन ने चुनावी हार को स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि यूडीएफ का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बेहद खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपी अपने घर के अंदर जहर की फैक्ट्री चला रहे थे। इन लोगों का मकसद बेगुनाह लोगों की जान लेना था। इस मामले में एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए के अनुसार ये पूरा मामला बायो टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। मुख्य आरोपी हैदराबाद का रहने वाला डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, जबकि उसके 2 साथी आजाद और मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी योजना रिसिन नामक बेहद घातक जहर का इस्तेमाल करने की थी, जो आरंडी के बीजों से बनता है। ये मामला सबसे पहले गुजरात एटीएस ने दर्ज किया था। नवंबर 2025 में एक टोल प्लाजा से डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश का खुलासा हुआ था। उसके पास से अवैध हथियार और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई थी। आगे की जांच में उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने जनवरी 2026 में जांच अपने हाथ में ली और पाया कि मोहिउद्दीन ने अपने ही घर में गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी, जहां वे रिसिन तैयार कर रहा था। बाकी दोनों आरोपी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, रेकी और तालमेल जैसे कामों में सक्रिय रूप से शामिल थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी इस साजिश से जुड़े अन्य लोगों और हैंडलर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेड के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हुई, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने विकास और सुधारों की दिशा में एक व्यापक कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि से लेकर उद्योग, रेलवे, सेमीकंडक्टर और न्याय व्यवस्था तक हर क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कपास मिशन, गन्ना किसानों के लिए FRP, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने जैसे फैसले इस बैठक की खासियत रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत करीब 1,52,702 करोड़ रुपए है। बैठक में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
कैबिनेट ने 5,659 करोड़ रुपए के बजट के साथ कपास क्रांति यानी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 2030-31 तक कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। इससे 32 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं 3rd और 4th लाइन के। और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है, जो आज के बड़े फैसले। गन्ना किसानों को राहत देते हुए 2026-27 सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस फैसले से करीब 5 करोड़ किसानों और लाखों श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गन्ना किसानों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट अब तक के फैसले लिए गए। मैं सीधा इस चार्ट पे आता हूँ। 2012-13 में अगर हम देखें, तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है। कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 18,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यवसायों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है। 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा, विच इज ह्यूज, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। इस स्कीम में जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज दिस विल बी बेसिकली क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू द MSMEs एंड एविएशन सेक्टर। साथ ही गुजरात के वाडीनार में 1,570 करोड़ रुपए की लागत से जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। वाडीनार गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर इनिशिएटिव लिया गया है 1570 करोड़ रुपीस का। 2 फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स होंगे इसमें 300 मीटर्स इन लेंथ और डीप नेचुरल ड्राफ्ट है यहाँ पर, जिसपे 14 मीटर की ड्राफ्ट है। 14 मीटर की ड्राफ्ट माने बहुत बड़े शिप्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 3,900 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं भारत को मिनी और माइक्रो LED डिस्प्ले निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। 23,437 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के तहत नागदा मथुरा, गुंटकल वाडी और बुढ़वल सीतापुर खंडों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इससे 901 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा और 4,161 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आने वाले 40-50 वर्षों के लिए जो हमारा देश का रेलवे का रिक्वायरमेंट रहेगा वो इससे मीट होगा। और साथ ही साथ जो हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनेंगे, जो जैसे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी, तो ये हाई स्पीड का जो कॉरिडोर बनेगा, प्रैक्टिकली दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे का रूट बन जाएगा मात्र, दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे का। इस तरह का आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से तेजी से काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में CJI को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले कृषि से लेकर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्याय व्यवस्था तक व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।